जय हिंद फ्रेंड्स। सुयश प्रताप सिंह, जय हिंद। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहा तुम सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तबीयत अच्छी है, तबीयत बहुत शानदार है, भगवान का आशीर्वाद है। और बहुत जल्दी तुम लोग की योग की क्लास भी शुरू हो जाएगी। देखो, तुम लोग टेंशन ना लो यार। जब तक सारा सिस्टम सही नहीं हो जाएगा तब तक तुम लोग को यूट्यूब पे क्लास मिलेगी। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। लेकिन आज क्लास शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं। योग और ध्यान क्यों जरूरी है, इसको थोड़ा सा योगा एंड मेडिटेशन, योग तो जरूरी इसलिए है क्योंकि बड़े सारे संत महात्मा लोग कहते हैं योग रखे निरोग। योग का उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारी शरीर में पहुंचाना। ऑक्सीजन, जितनी ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में पहुंचेगी उतनी ब्लड में फ्लो करेगी, और जितना मस्तिष्क में पहुंचेगी उतने स्ट्रेस को खत्म करेगी। तुम देखो, ज्यादा खा लो अगर तो मन नहीं कहता लेट जाए, ऐसा ज्यादा पढ़ लो तो भी मन कहता लेट जाए, क्योंकि दोनों पेट ही है। तो जब ज्यादा तुम पढ़ते हो तो यहां पे तनाव के बिंदु पैदा हो जाते हैं। अब जिंदगी वैसे ही प्रेशर है, हर दिन कोई ना कोई प्रेशर है, और उस प्रेशर में स्ट्रेस, तो उस प्रेशर में स्ट्रेस, उस प्रेशर में स्ट्रेस, ये जो प्रेशर और स्ट्रेस का गेम है, प्रेशर तो बना रहना चाहिए, इसको खत्म नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस खत्म होना चाहिए। बहुत सारे लड़कों के पराजय की वजह है स्ट्रेस। इसके बाद मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, योग क्यों करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाए, लंग्स में जाए, दिमाग में जाए, तो वो स्ट्रेस को खत्म करती है, शुद्धिकरण करती है, नेगेटिव चीजों को जलाती है। ध्यान इसलिए करना चाहिए क्योंकि मन जो है उसके 4 लक्षण है, 4 कैरेक्टरिस्टिक। पहला लक्षण आदत, हैबिट। ये मन का पहला लक्षण है, आदत, हैबिट। हैबिट, हैबिट। मन से कोई काम तुम 21 दिन करा दो उसकी आदत पड़ जाती है।
तो अगर नेगेटिव चीजों की आदत पड़ जाती है तो पॉजिटिव चीजों की क्यों नहीं पड़ सकती? जैसे हम सुबह उठ गए 6 महीने, तो फिर जीवन भर उठोगे 5 बजे, कितनी प्यारी आदत डेवलप हो जाएगी। मन का ये पहला लक्षण है आदत, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, उसको बदलना है। दूसरा मन का कैरेक्टरिस्टिक है द्वंद। द्वंद मतलब ड्युअलिज्म, ये करें कि ना करें, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, द्वंद। ये मन का दूसरा सबसे बड़ा लक्षण है। 98% लोग इसके शिकार हैं। क्यों? इस दुनिया में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। नथिंग इज क्लियर, नथिंग इज क्लियर इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, और हम चाहते हैं कि हर चीज स्पष्ट हो जाए। ये है, इस दुनिया में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। कलाम साहब पायलट होना चाहते थे, साइंटिस्ट बन गए, राष्ट्रपति बन गए। यहां कुछ भी स्पष्ट नहीं है, अगला सेकंड स्पष्ट नहीं है। कुछ भी क्लियर नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि सिर्फ 2% लोग रिस्क लेते हैं। इसलिए जिसने भी रिस्क लेना सीख लिया उसका जीवन बन गया, कुछ ना कुछ अच्छा करेगा वो। मोदी जी उसका एग्जाम्पल है, मुलायम सिंह यादव जी एग्जाम्पल है, लालू यादव जी एग्जाम्पल, ये लोग उसके एग्जाम्पल हैं, मायावती जी उसका एग्जाम्पल है। अब एक तो कुछ भी स्पष्ट नहीं है, ऊपर से समाज कह रहे भैया उतने सोचो जितना औकात होए। ऊपर से समाज, कभी कभी मां बाप, यहां कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए 98% मन द्वंद का शिकार है, और ये 98% को समाज तोड़ देता है। रिस्क लेना ही है। अगर कुछ भयंकर करना है जीवन में तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, अनिवार्य है वो। तीसरा लक्षण जो इस मन का है वो है बेवकूफ बनाना, चीट करना। ये लक्षण है, इसको मजा आता है। तुमने बहुत बार कोशिश की होगी सुबह उठने की, रात में तो एकदम तैयार रहता है, 8 बजे रात में तैयार कि कल से सुबह उठ के 4 बजे और फाड़ डालना है, एकदम पढ़ना है बैठकर और ये करना, रात में जो माहौल बनाएगा ये। लेकिन देखो, अब मैं अभी भी तुम में से बहुत सारे लोग पड़े होंगे बिस्तर में, तो ऐसे बड़े सारे काम करते होगे जो तुम नहीं करना चाहते होगे पर कर रहे हो। डेली कसम उठाते होगे कि अब नहीं करेंगे। इस दुनिया में हर आदमी को उसका मन बेवकूफ बना रहा है। गुलामी करवा रहा है। और चौथी फीचर इस मन का है, ये हमेशा दूसरों की कमियां देखता है, अपनी तो देखता ही नहीं। अपनी देख ले तो समझ लो तुम्हारा मन जाग गया। और ये सब के सब कमजोर मन के लक्षण हैं।
ये सब मन के लक्षण है, आदत मन का लक्षण है। तुमको कई सारी आदत होगी, बहुत सारे लोग खैनी के नहीं खाते तो वॉशरूम भी नहीं जा पाते, सोचो खैनी के गुलाम है। तो मन की आदतों को बदलना है, द्वंद्व से बचना है, इस ड्यूअलिज्म से बचना है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी क्लियर नहीं है। मन पे नजर रखना है, नजर सिर्फ देखना है, जाग जाना है। तुम्ही से शक्ति लेके तुम्ही से काम करा देता है, क्योंकि तुम बेहोश हो। और अपनी कमियों को देखना है, दूसरों की कमियों को नहीं देखना है। तो 1782 में, 1782 में टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा। 1782 टीपू सुल्तान comes on the throne of Mysore. सेंटली मॉनेस्टर, ये टीपू को कहा गया, अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस किताब में लिखा है सेंटली मॉनेस्टर, बीएल ग्रोवर में, अंग्रेजों ने इसको सेंटली मॉनेस्टर कहा संत भी शैतान भी। 18th सेंचुरी का ही एक ऐसा आदमी है टीपू सुल्तान जो जागरूक है। आज मैंने मन की बात क्यों उठाई, बड़ा अच्छा मौका था इसको पढ़ाते पढ़ाते मन की बात करना। मन की बात तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। ये आदमी अपने समय से बहुत आगे चल रहा था। 18वीं शताब्दी का एक शासक जिसने मैसूर को एक आर्थिक और राजनीतिक शक्ति में बदल दिया। अपने आप को शक्ति में बदलने का मतलब होता है, सूत्र समझते हो आप। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, सिद्धार्थ बुद्ध। अब सिद्धार्थ और बुद्ध के बीच का जो दौर है जिससे तुम बचना चाहते हो, यह दौर है तपस्या का। इस दौर को लोग नहीं पढ़ते, उस दौर को लोग जानते हैं, इस दौर को लोग जानते हैं कि अरे भैया राजकुमार थे और मस्ती करते थे और 500 पत्नियां थी। और फिर ये वाली कहानी जानते हैं कि भगवान हो गए और अंगुलीमाल को परिवर्तित कर दिए। लेकिन इस दोनों के बीच का जो है वो है तपस्या। इसलिए तप शब्द कहां से आया? ताप से, हीट से। सबको, कोई अपवाद है ही नहीं, देयर इज नो एक्सेप्शन इन दिस वर्ल्ड। सबको, तुम्हें भी अपने आप को उतनी गर्मी देनी पड़ेगी खुद को बदलने के लिए। कोयले को, कोल क्या बनता है? डायमंड। लेकिन कोल को डायमंड बनने के लिए 3200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बर्दाश्त करना पड़ता है। बस यही फॉर्मूला है, इसके सिवा कोई फॉर्मूला नहीं है ही नहीं। इसलिए जितने लोग हरामखोरी के चक्कर में हैं, ताबीज मिल जाए, कोई पूजा करवा ले, इनका कुछ होता ही नहीं जीवन में। कई मोदी जी भाषण वगैरह देंगे, उनका हाथ के पंजों पे नजर रखना, कोई अंगूठी अंगूठी पहने होंगे तो बताना हमें भी। पर अंगूठियां पहननी चाहिए निश्चित तौर पर। उससे वो नहीं पहने हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप पहनिए जरूर। किसी चीज का विरोध मत करिए, मां बाप को नाराज मत करिए। तो सूत्र जिसको क्लियर है, सूत्र जिसको भी जीवन में फॉर्मूला क्लियर है, राष्ट्र को अगर ताकतवर बनाना है, परिवार को अगर ताकतवर बनाना है, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, आर्थिक सशक्तिकरण।
और यही पहला कदम उठाया टीपू सुल्तान ने। बड़े सारे मित्र तैयारी करते हैं और पैसे के अभाव में बड़ा परेशान है। इस देश में एक बड़ी प्रॉब्लम है सर, गरीब बच्चे तैयारी कैसे करें? अरे भैया, गरीब पहले गरीबी दूर करें, कोई ना कोई स्किल सीख लो, कोई ना कोई। तुमको एक बार कोई भी उधार दे सकता है, तुमको आईएएस बनना है ना, और काम करने में क्या दिक्कत है? बागपत का मुझे एक लड़का मिला कनॉट प्लेस में, वेटर का, आपका वीडियो सुना, दिल्ली आया, वेटर का काम कर रहा हूं और तैयारी कर रहा हूं। काम करने में क्या सर, गरीब लड़के ये कैसे? सर गरीब लड़के वो कैसे करे? परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, कुछ भी स्किल सीख लो। एसी बनाना सीख लो, गर्मी आ रही है, दिन में 4 घंटे भी काम कर लिए, 4 आवर्स, 2,000 रुपया मिला, 60,000 रुपया महीना। कंप्यूटर बनाना सीख लिए, मोबाइल बनाना सीख लिए, किसी भी परिवार को या राज्य को अगर मजबूत बनाना है, आज चाइना को देखो, आज तुम चाइना को देखो, छोड़ो ब्रिटेन, राजनीतिक शक्ति बना, आर्थिक शक्ति बनने के बाद, यूएस राजनीतिक शक्ति बना, आर्थिक शक्ति बनने के बाद, आज चाइना आर्थिक शक्ति बना, राजनीतिक शक्ति है, आर्थिक शक्ति बनने के बाद। ये सूत्र है, किसी भी परिवार को, किसी भी स्टेट को अगर पावरफुल बनाना है तो पहले उसे आर्थिक शक्ति बनाना पड़ेगा। अब भारत कृषि प्रधान देश, तो इसने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में जो पहला कदम उठाया वो था एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, कृषि सुधार, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, कृषि सुधार, कृषि सुधार। और कृषि सुधार में जो इसने काम किए, अरे वाह क्या बात है, पहला काम, पहली पॉलिसी। अब ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, ये मैं तुम्हें अपनी तरफ से बता रहा हूं, इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन, ये उसकी पहली, इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन। प्रेरणा, संलग्न, अनुरोध, ये पहली पॉलिसी थी एग्रीकल्चर को लेकर, इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन। इसका जिम्मेदार कौन होता था? आमिल, एक अधिकारी था आमिल, वो इसको जिम्मेदार होता था। इसमें होता क्या था, अब आपके पास 100 बीघा खेत है, 100 बीघा, नो वेल्थ, रिसोर्स तो है आपके पास, वेल्थ नहीं है कि आप 100 बीघे खेत में खेती कर लो। आप खेती करते हो सिर्फ 20 बीघे में, तो 80 बीघे का घाटा आपको और 80 बीघे का घाटा सरकार को। इंड्यूसमेंट, तक्कावी लोन्स, तक्कावी लोन्स, तक्कावी, राज्य की तरफ से हेल्प, मदद, बीज खरीद लो, सीड्स खरीद लो, खाद खरीद लो, पशु खरीद लो, हल खरीद लो, स्टेट की तरफ से तक्कावी लोन, मदद। अब आज के भारत में अगर ये प्रोग्राम होता तो मदद तो सभी ले लेते, फिर दिखा देते कि साहब दादी बहुत बीमार थी साहब, हो नहीं पाई खेती,
खेती तो साहब 30 ही बीघे में हुई। उसने कहा 100 बीघा खेत है, तुम 20 बीघे पे खेती कर पाते हो, 80 पे नहीं कर पाते हो, उस 80 में जितना भी खर्चा है वो हमसे लो। उस 80 बीघे में जो भी खर्चा आ रहा है वो हमसे लो। लेकिन प्राकृतिक आपदा को छोड़कर अगर किसी भी कारण से तुमने काम नहीं किया तो पूरे 100 बीघे पर टैक्स लिया जाएगा। इंड्यूसमेंट मतलब मदद, कम कंपल्शन। सरकार तुमको पूरी मदद करेगी, लेकिन बहाना नहीं चलेगा। साहब ये हो गया, साहब वो हो गया, साहब कबूतर खा गए पूरा खेत। आज तो कुछ समस्याएं हैं किसानों के सामने, लेकिन सरकार पूरी मदद देगी और फिर टैक्स पूरी जमीन पर लेगी। इससे क्या हुआ? इससे एग्रीकल्चर बढ़ा, इससे किसानों की इनकम बढ़ी, कृषि को प्रोत्साहन मिला और इनकम बढ़ी। कृषि को प्रोत्साहन, प्रमोशन टू एग्रीकल्चर। कृषि को प्रोत्साहन, इनकम बढ़ी, किसान की इनकम बढ़ी और कृषि को प्रोत्साहन मिला। पहला काम किया उसने कृषि में, ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में पहला काम। दूसरा काम, जागीर सिस्टम को खत्म कर दिया। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में पहला काम क्या किया? इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन। इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन, ये पहला काम किया। प्रेरणा संलग्न अनुरोध। दूसरा, जागीर सिस्टम को खत्म कर दिया। जागीर प्रणाली एंडेड। इससे क्या हुआ? किसान और सरकार का सीधा संबंध, किसान और सरकार का सीधा संबंध, सीधा। ये देखो इजारेदारी में क्या हुआ? मुगल साम्राज्य को जो सबसे बड़ा झटका दिया इजारेदारी ने दिया। मिडलमैन 100 रुपए किसान से लेते थे, राज्य को 10 रुपए देते थे। खत्म कर दिया उसने, खत्म कर दिया। तीसरा, पॉलीगार जो थे जमींदार, उनके सारे अधिकार छीन लिए। पॉलीगार जो जमींदार थे, उनके सारे अधिकार छीन लिए। जमींदारों के सारे अधिकार। एक्स्ट्रा लेवीज खत्म कर दिया। अब अबवाब, एक्स्ट्रा लेवीज, अबवाब खत्म कर दिया। सुविधाएं, इरिगेशन, लेकिन टैक्स कितना लिया? 50% ऑफ द प्रोड्यूस। 50% ऑफ द प्रोड्यूस, उपज का 50% टैक्स लिया। उपज का 50% टैक्स लिया। ये देखो, खुद को आर्थिक शक्ति बनाने के लिए पहला कदम कृषि सुधार, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन,
जागीर सिस्टम का खात्मा, सरकार और किसान से सीधा संबंध, पॉलीगार यानी जमींदारों के अधिकारों को छीन लिया, यानी किसानों को बिचौलियों से बचा लिया, उनकी मदद की, बिचौलियों से बचाया, जो एक्स्ट्रा अववाब देने पड़ते थे, एक्स्ट्रा डिमांड पूरी करनी पड़ती थी, वो खत्म कर दिया, सारी तरह की सुविधाएं दी, लेकिन टैक्स कलेक्ट किया उपज का 50%। देयरफॉर दोनों को फायदा हुआ, किसान को भी फायदा हुआ, उसकी भी आय बढ़ी, और राज्य का भी फायदा हुआ, दोनों का फायदा हुआ। किसान की आय बढ़ी, इनकम बढ़ी, और राज्य का टैक्स बढ़ा। कैसे कह सकते हैं? जॉन शोर, एनसीईआरटी में तुम पढ़ोगे, जॉन शोर बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसने कमेंट किया कि जब हमने मैसूर राज्य पर कब्जा किया तो वहां के किसानों की स्थिति ब्रिटिश एरिया के किसानों की स्थिति की तुलना में बहुत अच्छी थी। जॉन शोर का एक्सेप्टेंस, जॉन शोर का कबूलनामा, बंगाल का गवर्नर जनरल था ये पहला कदम उठाया। कृषि सुधार करना ही पड़ेगा। भारत एक एग्रीकल्चरल कंट्री, कृषि प्रधान देश है। देखो गवर्नमेंट श्री अन्न योजना लेकर आई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर इस बजट में बात किया। ये पहला कदम उठाया। दूसरा कदम, व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन, प्रमोशन टू, व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन, प्रमोशन टू ट्रेड एंड कॉमर्स। व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन कैसे? बड़ा यूनिक काम किया इसने। ये चिन्ह याद कर लो, कुछ चीजें मैं कहता हूं मुझसे सीखो। बहुत पढ़े जिंदगी भर, एक क्लास अगर टेक्निकल प्रॉब्लम से नहीं हुई तो तुम इतने शिक्षित होकर गाली गलौज करने लगते हो। आदर्श मानते हो किसको? भगत सिंह को, अंबेडकर को, उनको आदर्श मानते हो। परशुराम को, राम को, राम के नाम पे मरे जा रहे हो। राणा सांगा को आदर्श मान रहे हो, और तुरंत वो जो खोल डाले हो अपने ऊपर कमजोरी का, वो तुरंत बाहर आ जाता है। ये देखो मैंने इसीलिए कहा ना, आज की क्लास की शुरुआत मैंने यहीं से की कि ये मन जो है तुम्हारा, तुम्हें ध्यान क्यों करना है? कमजोर मन की बड़ी महत्वाकांक्षा कभी नहीं पूरी होगी। तुम किसी और चीज से परेशान थोड़ी हो। आज का ये जो युवा है बहुसंख्यक, वो किसी और चीज से परेशान थोड़ी है, उसका मन कमजोर है और सपना बड़ा है। तो कमजोर मन से बड़े सपने कभी पूरे ही नहीं हो सकते, संभावना ही नहीं। उस कमजोर मन को ताकतवर बनाने का नाम है ध्यान। उस कमजोर मन को ताकतवर बनाने का नाम है ध्यान। उसको तुम कर ही नहीं रहे हो। क्या पढ़ लें, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, फलानी किताब पढ़ लें, इनसे पढ़ लें, उनसे पढ़ लें,
सर गरीब बच्चे कैसे पढ़े? जो बच्चे धन से गरीब हैं उनको पढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो मन से गरीब है, आज धन से ज्यादा मन की गरीबी है। प्रमोशन टू ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन। व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन क्या किया इसने? बड़ा जबरदस्त काम किया। कमर्शियल बोर्ड का स्थापना किया, कमर्शियल बोर्ड की स्थापना, वाणिज्यिक बोर्ड, कमर्शियल बोर्ड, कमर्शियल बोर्ड की स्थापना। राज्य को कॉरपोरेशन बना दिया। किसी और शासक ने किया 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में दो नाम बड़े प्यारे, एक जयसिंह राजस्थान में ऑब्जर्वेटरी लगा रहा है, और दूसरा टीपू सुल्तान। कमर्शियल बोर्ड की स्थापना। अब कमर्शियल बोर्ड की स्थापना करके दो काम किया, काली मिर्च, पेपर, चंदन, सैंडलवुड, सुपारी, बीटल नट, गोल्ड एंड सिल्वर, इन सब का जो एक्सपोर्ट था, एक्सपोर्ट, वो हो गया स्टेट मोनोपोली। ये सब एनसीईआरटी में मिलेगा नहीं, लिख लो, फिर बाद में खोजोगे। पेपर, काली मिर्च, सैंडलवुड, चंदन, सुपारी, सोना और चांदी का जो एक्सपोर्ट है, यही सबसे खास। हाथी, एलिफेंट ऑल्सो, एलिफेंट का जो इनका जो एक्सपोर्ट है, उसको स्टेट मोनोपोली, उस पर राज्य का एकाधिकार। हाथी का निर्यात, काली मिर्च का निर्यात, चंदन का निर्यात, सुपारी और सोने और चांदी का निर्यात, इन पर राज्य का एकाधिकार, सिर्फ स्टेट बेचेगा। एक्सटर्नल ट्रेड में, बाह्य व्यापार में, इंटरनल ट्रेड में पेपर और सैंडलवुड, काली मिर्च और चंदन, राज्य का एकाधिकार। ये एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल जो बाह्य व्यापार है, एक्सटर्नल ट्रेड। ये इंटरनल ट्रेड। बाह्य जो व्यापार है, बाह्य जो बाह्य व्यापार है, एक्सटर्नल ट्रेड है, हाथी का व्यापार, काली मिर्च, चंदन, सुपारी, सोना और चांदी, स्टेट मोनोपोली। अब इससे क्या फायदा होगा? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी सब मौजूद है, और सबको ये सामान वेस्ट ले जाना है। बेच कौन रहा है? स्टेट। तो डचों ने कहा कि साहब हम पेपर, काली मिर्च का 10 रुपए प्रति किलो खरीदेंगे, अंग्रेजों ने कहा 15, पुर्तगालियों ने कहा 20। और आंतरिक व्यापार में, इंटरनल ट्रेड में, सारे रिटेल व्यापारियों को कौन सप्लाई करेगा? राज्य। तो बाह्य व्यापारियों को कौन सप्लाई करेगा? राज्य। और आंतरिक व्यापारियों को कौन सप्लाई करेगा? राज्य।
तो इससे क्या हुआ, स्टेट क्या बन गया, सिंक। स्टेट बन गया सिंक, किसका, सोना और चांदी का, गोल्ड एंड सिल्वर का। यही काम करने का सोचा था मुअम्मर अल गद्दाफी, लीबिया का शासक। उसने कहा हम तेल बेचेंगे सोने में। उसने ओपेक कंट्रीज के सामने प्रस्ताव रखा कि हम डॉलर में क्यों बेचें, हम सोने में बेचें। सुन लो, टीपू को क्यों मारा, जिस वजह से मुअम्मर अल गद्दाफी को मारा। राज्य सोने का कुआं बनना शुरू हो गया, सारा सोना राज्य के तिजोरी में आके भरने लगा, राज्य ताकतवर होने लगा। यही किया मुअम्मर अल गद्दाफी ने कि हम तेल सोने में बेचेंगे। क्या होगा, डॉलर की हैसियत खत्म हो जाएगी, डॉलर की हैसियत खत्म हो जाएगी, अमेरिका की इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी, अमेरिका की इकोनॉमी कमजोर होगी, अमेरिका कमजोर होगा। दौड़ा के मारा मुअम्मर अल गद्दाफी को। E इज इक्वल टू ई, E इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। अर्थव्यवस्था साम्राज्य की मां है, तो साम्राज्य को अगर खत्म करना है तो अर्थव्यवस्था पे प्रहार करो। स्वदेशी मूवमेंट 1905, ये सब सूत्र हैं, जीवन सूत्रों पे चलता है। ये बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के कोई फायदा नहीं। तुम पेड़ को एक लोटा पानी चढ़ाते हो, वो तुम्हें ऑक्सीजन दे रहा है। ये धरती खत्म होगी सिर्फ पेड़ों के खत्म होने से। एयर प्यूरिफायर लगाए जा रहे हैं चारों तरफ, एयर प्यूरिफायर से काम चलेगा। इस धरती का जो लंग्स है वो पेड़ है, इसलिए हिंदुओं ने पीपल के पेड़ के नीचे भगवान शंकर की स्थापना की, क्योंकि जहर वही पी सकते हैं और अमृत दे सकते हैं। तो पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और CO2 पीता रहता है। इसीलिए हिंदू समाज में पीपल के काटने को पाप माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर भगवान के लक्षण हैं, जहर को पीना, अमृत देना। ये देखो, ये राज्य को सोने और चांदी की खान बना दिया। कैसे? कमर्शियल बोर्ड की स्थापना से किसानों की आय बढ़ा दी, राज्य की आय बढ़ा दी। ये देखो, ये तीसरा काम क्या किया, तीसरा काम मॉडर्न इंडस्ट्रीज की स्थापना। मॉडर्न इंडस्ट्रीज, आधुनिक उद्योगों की स्थापना, कारखाने लगाए। आज यूपी और बिहार कारखानों के लिए तरस रहे। आज जो कभी थे वो बंद हो गए। कानपुर की सारी कपड़ा मिले बंद। अब तो इस देश के लोगों को मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, मिल तो चाहिए ही नहीं। और राजनेता जनता का प्रतिनिधि है, खैर ले लो। एक मंदिर के सामने बैठ के भीख मांगेगा, दूसरा मस्जिद के सामने। मॉडर्न इंडस्ट्रीज की स्थापना की। चौथा, ट्रेडिंग कंपनीज बनाई। क्या बात है, ट्रेडिंग कंपनीज बनाई, ट्रेडिंग कंपनीज, व्यापारिक कंपनियां बनाई, ट्रेडिंग कंपनीज बनाई। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ऐसे बनाई।
और इनको कहां भेजा? पेगू, बर्मा, फ्रांस, टर्की, अफगानिस्तान, इन कंपनीज के प्रतिनिधिमंडल को भेजा बर्मा, फ्रांस, टर्की, अफगानिस्तान। वो सब अंग्रेजों के दुश्मन है। अंग्रेजों ने कहा यार एक आध डेलीगेशन हमारे यहां ही भेजो, हमसे भी व्यापार करो। बोले नहीं नहीं, ये लोग अच्छे व्यापारी। बोले यार हम भी अच्छे व्यापारी हैं। तो कृषि सुधार, कॉमर्शियल बोर्ड, मॉडर्न इंडस्ट्रीज, ट्रेडिंग कंपनियां। और इस प्रकार इसने मैसूर की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर दिया। मैसूर की अर्थव्यवस्था, यह फॉर्मूला है परिवार और राज्य दोनों के लिए। अगर तुम परिवार और राज्य को मजबूत करना चाहते हो तो तुम्हें अर्थव्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। अगर तुम परिवार और राज्य को मजबूत करना चाहते हो तो पहले अर्थव्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, ब्रिटेन आर्थिक शक्ति बना, फिर राजनीतिक शक्ति बना। 18th सेंचुरी। यूएस 20th सेंचुरी। पहले आर्थिक शक्ति फिर राजनीतिक शक्ति। आज चाइना इसी फिराक में है। 21st सेंचुरी। अब तो शक्ति वो है ही है, सुपर पावर बनना चाहता है। और यही काम 18th सेंचुरी में मैसूर ने किया। यह बात किसको समझ में नहीं आई? यह बात इंडिया को समझ में आई। नेहरू 5 ईयर प्लान्स, यह बात नेहरू जी को समझ में आई। 5 ईयर प्लान्स कि पहले भारत को आर्थिक शक्ति बनाएंगे, लेकिन यह बात पाकिस्तान को समझ में नहीं आई। यह बात पाकिस्तान को समझ में नहीं आई। 1947 में आजाद हुए, 48 में भारत पर हमला कर दिया। 65 में हमला कर दिया, 71 में हमला कर दिया। ये जो आज भोग रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि सूत्र नहीं पता था, सूत्र को नहीं फॉलो किया। 1948, 1965, 1971, उनका एक प्रधानमंत्री था जिसको उन्होंने फांसी दे दी, जुल्फिकार अली भुट्टो। सही दी होगी, पता नहीं। उसने कहा हम घास खाएंगे लेकिन बॉम्ब बनाएंगे। बताओ यार, यह है इतिहास का महत्व, यह है इतिहास का इंपॉर्टेंस। वो तुम्हें सूत्रों से अवगत कराता है। ये देखो मैसूर 18वीं शताब्दी में। तो बड़ी सारी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी की नहीं है। ये देखो, हाँ, तो मैसूर को उसने क्या बना दिया? आर्थिक शक्ति। टीपू सुल्तान टर्न्स मैसूर। कल अगर तुमसे इंटरव्यू बोर्ड में पूछे टीपू सुल्तान टर्न्स मैसूर इनटू अ इकोनॉमिक पावर,
टीपू सुल्तान ने मैसूर को क्या बना दिया? आर्थिक शक्ति। है आर्थिक शक्ति। अंग्रेज तो परेशान हो गए कि यार ये क्या हो रहा है, यार ये आदमी क्या कर रहा है। जितने मरे हुए दिमाग के लोग होते हैं उनका कोई दुश्मन नहीं होता। दूसरा, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। राजनीतिक सुधार। मरे हुए दिमाग के लोगों का कोई दुश्मन नहीं होता। तुम कभी कभी बड़ा गौर करोगे कि तुम दुनिया में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, फिर भी लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा बहुत सबके साथ होता है। जीसस क्राइस्ट ने किसी का क्या बिगाड़ा? उसको क्रूसीफाई कर दिया। तुम सोच के देखो इस दुनिया का नेचर। तुम बस सोच के देखो इस दुनिया का नेचर। जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट क्या बिगाड़ा इन्होंने किसी का? सिर्फ बेचारे इतना तो कह रहे हैं कि मैं भगवान का बेटा हूं। इतने में तुमको प्रॉब्लम हो रही है? अरे कहने दो भैया। मंसूर मंसूर बिन हलाज, ये बेचारा कह रहा था अनहलक। तुम इसको पागल भी तो मान सकते थे। आज पढ़ना मंसूर बिन हलज के बारे में। इसी की हत्या का पश्चाताप आज मुसलमान कर रहे हैं। चलो मान लो कह दिया मैं अल्लाह हूं, इसी पे मार डालोगे और मारोगे नहीं, काटोगे। महावीर को मारा, कुत्ते छोड़ दिए उनके पीछे। पत्थर मारा। ये दुनिया है ये। और यही दुनिया चंगेज खान की पूजा करती है। यही दुनिया कृष्ण से दूर रहती है। मैं जब हिस्ट्री पढ़ा और मैंने ये चीज देखी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया कि चंगेज खान के सामने खड़ा हो जाए। ये 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 हिसाब किताब है इस दुनिया का। और शिशुपाल ने गाली दी, उड़ा दिया तुरंत। ये बेचारे संत महात्मा औलिया फकीर सूफी लोग, ये इस दुनिया का नेचर है। ये ताकतवर को सामने जाके लेट जाती है, अरे साहब। और भारत जैसे देश में, खासकर उत्तर भारत में, उत्तर भारत में, यूपी में, बिहार में कभी कभी मैं सोचूं कि इन क्षेत्रों में भगवान हथियार लेके क्यों चला? कोई बताओ, ब्रह्मा का मंदिर यूपी और बिहार में बड़ा फेमस मंदिर, विष्णु जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, और दोनों लोग हथियार लेके चलते हैं। नेचर आदमी का, बिहेवियर, कब बदतमीजी कर दे। चाहिए इसको सब कुछ, सब चाहिए।
गरीब बच्चों का क्या होगा सर? कोई गरीब नहीं है, जिसका मन ताकतवर है वो कोई गरीब नहीं है। मेरी नजर में दो ही लोग गरीब हैं, एक जिनको डायबिटीज है और एक जो मन से कमजोर है। बाकी कोई गरीब नहीं है। क्योंकि मैं खुद वेटर की नौकरी किया। मैं दूसरों को क्यों बोलूं? मैं विवेक बिंद्रा जी से मिला, उन्होंने कहा सर मैंने भीख मांग के खाया, मैं मंदिर में रहा। सर कभी आपकी मुलाकात विवेक बिंद्रा जी से हो तो उनसे पूछिएगा उनका जीवन के बारे में, आरंभिक जीवन, अनाथ का जीवन, अनाथ का जीवन, अनाथ का। कहा सर मैं भीख मांग के खाया। इस दुनिया में दो ही लोग गरीब हैं, एक जिनको डायबिटीज है और दूसरा जिनका मन कमजोर है। बाकी कोई गरीब नहीं है। जलने को कोई तैयार नहीं, मरने को कोई तैयार नहीं। बुद्ध सबको बनना है। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स तो अब जिसका दिमाग तेज है, जो जागृत है, अलाइव है, उससे जनता तुरंत अलर्ट हो जाती है। टीपू सुल्तान को जब आर्थिक सुधार करते हुए देखा अंग्रेजों ने, विदेशी कंपनियों, वो तो टेंशन में आ गए कि अरे यार ये तो मॉडर्न इंडस्ट्री लगा रहा है 18वीं शताब्दी में। ये तो राज्य को पैसे का भंडार बनाया जा रहा है। वहां से टेंशन पैदा हो गई उनको। फिर इसने राजनीतिक सुधार में ऐसा कांड कर दिया कि अंग्रेज तो एकदम खड़े हो गए। हर डिपार्टमेंट में एक बोर्ड बना दिया, हर डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में एक बोर्ड का गठन कर दिया। उस बोर्ड में उसका ऑफिसर और उसके वर्कर, हर डिपार्टमेंट में एक बोर्ड बना दिया। उस बोर्ड में उसके ऑफिसर, उसका वर्कर, प्लस डिबेट, वाद विवाद, प्लस बहुमत से डिसीजन। बहुमत से डिसीजन। हालांकि जो फाइनल डिसीजन है वो सुल्तान के हाथ में है। फाइनल डिसीजन इज इन द हैंड ऑफ सुल्तान। और इस तरह उसने राजनीति में पश्चिमी परंपरा, वेस्टर्न ट्रेडिशन को अडॉप्ट करना शुरू किया। वेस्टर्न ट्रेडिशन को अपनाना शुरू किया, पश्चिमी परंपरा को अपनाना शुरू किया। अब तो उनका और माथा खराब हुआ कि ये कैसे सोच रहा है यार, ये आदमी क्या कर रहा है? ये तो डेमोक्रेटिक लक्षण दिखाई पड़ने लगे उसके प्रशासन में। प्रशासन में प्रजातांत्रिक लक्षण, ये मत लिखना प्रशासन में प्रजातंत्र, प्रजातांत्रिक लक्षण वजीर उसने रखा नहीं। स्टेट को प्रांतों में बांट दिया। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, राजनीति में प्रजातांत्रिक लक्षण, फिर पर्सनालिटी, पर्सनालिटी से पहले मिलिट्री रिफॉर्म्स। सैन्य सुधार,
फ्रेंच मॉडल पे सेना, फ्रेंच मॉडल, फ्रांसीसी मॉडल पर अपने सेना तैयार किया और सब बंदूकों से लैस, गन, सब बंदूकों से लैस। और बंदूकें बनी कहां? मैसूर में। तोपखाना इसके बाप ने लगाया ही था, इसके फादर ने तोपखाना लगाया ही था, कैनन फैक्ट्री इसके पिता ने लगाई दी थी। इसने एक और बवाल कर दिया, नेवल बोर्ड, नेवल बोर्ड, नौसैनिक बोर्ड का गठन का प्रयास। नौसेना, अंग्रेजों ने कहा यार तुम्हारे सारे दुश्मन तो जमीन पे हैं, तुम नौसेना बना रहे हो। हाँ, बोला वो समुद्री लुटेरे यार बहुत परेशान करते। बोले हमें बताओ कहां है लुटेरे। तुम्हारे काम, इसलिए कहते ना एड़ा बन के पेड़ा खाना। जिनको बड़े बड़े काम करने होते हैं ना, बहुत बेवकूफ बन के रहते हैं, नजर में आना ही नहीं है। हिंदू राजा क्यों मारे जाते थे? आज की फूट देख रहे हो? आज देख लो भारत, पता चल जाएगा क्यों अंग्रेजों ने कब्जा किया, क्यों मुगलों ने लूटा, क्यों महमूद गजनी ने लूटा था। आज का भारत देख लो, कोई किसी के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। देख लो आज का भारत, लाइव देख रहे हो, लाइव। अपर कास्ट, लोअर कास्ट, हिंदू मुसलमान सब लड़ रहे हैं आपस में कि भैया 70 साल हो गया हम लोग गुलामी नहीं हुए भैया, कोई आया नहीं भैया, कोई मार ही नहीं रहा भैया, हमें कोई लूटे नहीं रहा भैया, हम लोग भैया कैसे आजादी की लड़ाई लड़े, और कोई काम ही नहीं भैया हमारे पास। अब कोई भारत की बेटी मेडल नहीं जीतती, अब ब्राह्मण की बेटी जीतती है, दलित की बेटी जीतती है, मुसलमान की बेटी जीतती है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी सोच। चौथा, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, नए विचारों का आदमी, अ मैन ऑफ न्यू थॉट्स, नए विचार, नए, नया कैलेंडर लाया, करेंसी प्रिंटिंग की नई टेक्निक, करेंसी प्रिंटिंग की नई टेक्निक, अ मैन ऑफ मॉडर्न थॉट्स, न्यू थॉट्स, लाइब्रेरी, पढ़ने का शौकीन, धर्म की किताबें, दर्शन की किताबें, हिस्ट्री की किताबें, जैकोबिन क्लब का मेंबर, फ्रांस का क्लब है जैकोबिन क्लब, लेफ्ट विंग का, मजदूरों का, जैकोबिन क्लब का सदस्य, श्रीरंगपट्टम में ट्री ऑफ लिबर्टी बनाया, श्रीरंगपट्टम में क्या लगाया? ट्री ऑफ लिबर्टी। सोच सकते हो तुम किसी व्यक्ति के बारे में 18वीं शताब्दी में जो इतना आगे सोच रहा हो? 3 राजा हैं, मार्तंड वर्मा, टीपू सुल्तान और जय सिंह। और इतने बड़े महाद्वीप में 3 आदमियों को खत्म करना कौन सी बड़ी बात रही होगी? और वहां जहां इतनी फूट हो,
पर्सनालिटी, नए विचारों का आदमी, पढ़ने लिखने वाला। यहां तो बिना पढ़े कितने लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी होगी। रामचरितमानस किताब थोड़ी है, व्यक्ति के परिवर्तन का ग्रंथ है। रामायण भी तो है, रामायण पर हमला नहीं कर रहे हैं क्योंकि वाल्मीकि जी ने लिखी है। भाई रामायण को भी बैन करो, उसमें भी तो शंभुक वध का प्रसंग है। रामचरितमानस ही क्यों? क्योंकि जातिगत पोलराइजेशन चल रहा है। रामायण को भी जलाओ, उसको भी फाड़ो, उस पर भी दिखाओ कि हाँ साहब ये गलत है। रामचरितमानस परिवर्तन का ग्रंथ है। रावण रथी विरथ रघुनाथा, देख विभीषण भय अधीरा। रावण रथ पे बैठा है, मर्सिडीज पे, बीएमडब्ल्यू पे। राम पैदल हैं, नंगे पैर। विभीषण दुखी हो रहा है कि महाराज कैसे लड़ेंगे आप इनसे। बोले लड़ूंगा। प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। ये जो लोग भोग विलास में पलकर बड़े होते हैं ना, इनके अंदर आंतरिक शक्ति की कमी होती है। अपवाद हर जगह है। जिसने भी संघर्ष किया, संघर्ष क्या है? शक्ति की मां है। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। संघर्ष क्या है? शक्ति की मां। संघर्ष जो है वो शक्ति की मां है। लेकिन 90% लोग मजबूरी में करते हैं। जो मौज में करने लगे वो हार जाए। इसको पहाड़ पे चढ़ने उतरने मजा आने लगे, वो हार जाए। शक्ति पैदा करने का कोई सूत्र ही नहीं है, बस यही सूत्र है, संघर्ष। जो जलेगा वो सूरज बनेगा, और मजबूरी में जलेगा तो राख बनेगा। जलना सबको है, जलना सबको है, कोई बचेगा ही नहीं। जो जलेगा मर्जी से, खुशी से, वो सूर्य बनेगा, चमकेगा। मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, मायावती, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, लाल बहादुर शास्त्री, और जो जबरदस्ती जलेगा वो राख बन जाएगा। लेकिन ये जो आम आदमी है ना, इसको सूत्र ही तो नहीं पता। कहता भैया पैसा आ जाए बस परे रहे। अजगर हो गए, काय पड़े रहोगे? तुम तो मजबूरी में उठ रहोगे ना, मुझे क्या मजबूरी है? मैं तो सोऊं सुबह 10 बजे तक। गरीब लड़के पहले मन से तो अमीर बनो। जहां से तुम अमीर बन सकते हो वहां से तो बनो। तुम में से बहुत लोग ब्रश नहीं किए होंगे अभी तक, नहाना तो बहुत दूर की बात। कुछ को झपकी आ रही होगी, कुछ गरिया रहे होंगे कि मास्टरवा सुबह सुबह उठा रहा है। हमको गाली दिया करो, जो लोग काम करते बेचारे उनको क्यों देते हो?
बहुत सारे लोग सो रहे होंगे, अभी नहीं उठे होंगे, हैं? मोदी जी बचपन में पैदल चले, जवानी में पैदल चले, बुजुर्गी में गद्दी पे बैठे हैं। राहुल जी बचपन में गद्दी में बैठे थे, जवानी में गद्दी में बैठे थे, गोद में जो लोग गद्दी पे बैठे थे उनकी गोद में बैठे थे, अब पैदल चल रहे हैं। कह रहे मैंने राहुल गांधी को मार दिया, तो उन्होंने कहा कब? मारना पड़ेगा बाबूजी आपको। संघर्ष शक्ति की मां है। और जब टीपू सुल्तान के अंदर ये सारी चीजें देखी अंग्रेजों ने, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, राजनीतिक रिफॉर्म्स, मिलिट्री रिफॉर्म्स, पर्सनालिटी, धार्मिक, सेकुलर तो नहीं था, सहिष्णु था, स्वयं तो रूढ़िवादी था, स्वयं के लिए रूढ़िवादी था, ऑर्थोडॉक्स। इतिहास कहता है कि जब मराठों ने रेड किया और शारदा मंदिर को नुकसान पहुंचाया तो उसने उस मंदिर की मूर्ति को फिर से बनवाया। धार्मिक सहिष्णु, रिलीजियस टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णु, रिलीजियस टॉलरेंस। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है, इस पर ध्यान देना। लेकिन मैसूर को आर्थिक शक्ति बना दी, राजनीति में वेस्टर्न ट्रेडिशन दिखाई पड़ने लगा, मिलिट्री बोर्ड के गठन का प्रयास किया, पर्सनालिटी आधुनिक, धार्मिक सहिष्णु, लेकिन जिद्दी, स्टबॉर्न, यह बड़ी खतरनाक चीज है। इंपेशेंट, यह तो मन का एक ऐसा रोग है। देखो, इंपेशेंट से ही यह शब्द निकलता है पेशेंट। जो भी इंपेशेंट हैं वो तो ना लड़ाई जीत सकते हैं, ना प्रेम जीत सकते हैं, ना पढ़ाई जीत सकते हैं, ना पूजा जीत सकते हैं, जीत ही नहीं सकते। जीत ही नहीं सकते, संभावना ही नहीं। कोई चांस ही नहीं है ही नहीं। है ही नहीं। इसलिए आश्रम व्यवस्था भारत की बहुत बड़ी व्यवस्था थी। वहां ईगो को मार देते थे। राजा का बेटा है, झाड़ू लगा रहा है आश्रम में, जाओ सक्तेशगढ़ आश्रम, स्वामी अड़गड़ानंद, बरचर आश्रम। आप डीजीपी हैं कोई बात नहीं, मंत्री हैं कोई बात नहीं, साइंटिस्ट हैं कोई बात नहीं, आपको सेवा देनी है। हो सकता है गुरु कहते झाड़ू लगाओ, कहते सब्जी काटो दिन भर बैठ गए, क्योंकि उसको पता है कि चेंज किसको करना है। आज की कोचिंगें हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया कोचिंग है, इतने बढ़िया बढ़िया टीचर हैं, फिर भी लड़के हार रहे हैं, वो भी हिंदी मीडियम के। तो कोचिंगें तो बढ़िया है, टीचर बढ़िया है, वो आप में कोई सुधार नहीं कर पा रहे हैं। वो आपको सब कुछ बढ़िया दे रहे हैं,
पर आप में चेंज नहीं कर पा रहे हैं। और कई लोग तो दिल्ली आते हैं, एक साथ 3-3 क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, पता होता ही नहीं। दिल्ली जब भी आओ एक क्लास ज्वाइन करो, 3 घंटे की क्लास होती है, 3 घंटे की क्लास, 3 घंटा रिवीजन, मतलब उसको हजम करना 6 घंटा, 3 घंटा न्यूज़पेपर। 9 से ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। एक आध तार यहां हिल गया तो उल्टा चलोगे, उल्टा। लोग सीधे चलते हैं, तुम उल्टा चलोगे। यहां लोग 2-2 क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, 3 घंटा ऑप्शनल, 3 घंटा जीएस, और कुछ और बड़े महारथी हैं सीसेट भी 9 घंटा क्लास में बैठे हैं। कोचिंगें बढ़िया है, टीचर बढ़िया है, पर तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और तुम जीतोगे कब? जब तुम्हारे अंदर परिवर्तन होगा। तुम जीतोगे तभी जब तुम्हारे अंदर परिवर्तन होगा। तुम्हारे अंदर तुमने सोचना शुरू किया। ऐसे देखो, अब ये पूरी एनसीईआरटी खत्म होते होते तुम एक नए इंसान बन जाओगे। अभी तो शुरुआत है। तुमने ऐसा सोचा ही नहीं होगा। तुम तो अंडरलाइन करने वाले लोग, पेन लिए वो अंडरलाइन किए जा रहे हो, किताब चिल्ला रही कि भैया सुन लो, और बोले चुप। इंपेशंस। अंग्रेजों की नजर तो थी इस पे कि उड़ रहा है। अंग्रेजों ने कांड करवा दिया। टीपू का पड़ोसी राज है ट्रावनकोर। ट्रावनकोर पड़ोसी राज्य, जिसको तुम आज केरला कहते हो। और ट्रावनकोर ने क्या किया कि ये 2 एरिया, एक जायकोटाई, एक क्रैगनोर, ये कोचीन की टेरिटरी थी दोनों। और टीपू कोचीन को अपने अंडर मानता था, और ट्रावनकोर ने जायकोटाई और क्रैगनोर डच से अपने अधीनता में ले लिया। और ये दोनों इलाके थे कोचीन के। ट्रावनकोर ने इसको, इन दोनों को डचों से ले लिया। अब तुम्हारी बीएमडब्ल्यू बाहर खड़ी है सड़क पर, और हमने उसे किसी तीसरे आदमी को भेज दी, तो तुम तो नाराज हो गए ही कि भाई हमारी गाड़ी कैसे भेज दी। टीपू को भी नाराजगी हो गई, गुस्सा। और गुस्से में कोई काम नहीं करना है, कोई काम गुस्से में पूजा प्रेम ये सब कुछ करना ही नहीं। वो ललित को मार रहा है खंडानंद मिर्जापुर में, गुस्सा है? प्रेम से कैसे? ललित जी, भैया जी, प्रेम देखो उसका। ये उसकी ताकत है। तुम देख कर नहीं सीख पाते हो, देख कर। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात। तुम देख कर नहीं सीख पाते। और ट्रावनकोर ने जायकोटाई और क्रैगनोर डचों से ले लिया। ये कोचीन के इलाके थे। टीपू कोचीन को अपना टेरिटरी समझता था। उसने ट्रावनकोर पे, टीपू ने ट्रावनकोर पे हमला कर दिया। ट्रावनकोर पे हमला, और जैसे इसने ट्रावनकोर पे हमला किया, ट्रावनकोर की तरफ ईआईसी खड़ी थी, ट्रावनकोर की तरफ मराठा खड़े थे, ट्रावनकोर की तरफ निजाम खड़ा था। और यहीं पे हुआ 3rd एंग्लो मैसूर वॉर।
थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू हार गया और टीपू को क्या कर दिया, अपंग, टेरिटरी छीन ली, पैसा छीन लिया, टेरिटरी टेरिटरी छीन ली, पैसा छीन लिया। क्रोध में कोई डिसीजन नहीं लेना है, गुस्सा नहीं करना है, डिसीजन लेना है, एक से एक डिसीजन लेना है, खतरनाक डिसीजन लेने, क्रोध में नहीं लेना है। जागो भैया, कब जागोगे तुम लोग, कब बदलोगे खुद को, कम से कम अपना जीवन तो अच्छा कर लो यार। समाज और राष्ट्र और परिवार इसको छोड़ो, कम से कम खुद का जीवन तो अच्छा कर लो, हैं? 5 बजे सुबह आते हैं उठाने तुम्हें, $5 पहले गया होगा कभी इंटर में क्लास करने 7 बजे, 5 बजे? अभी तो कुछ नहीं, ठंडक जब शुरू होगी तब तो मेरे ख्याल से 2 ही 4 लोग लाइव रहेंगे, तभी तो रिकॉर्डिंग की बड़ी मांग चल रही थी। हाँ, ये प्रोग्राम तुमको बदलने के लिए, तुम्हारे सोच, तुम्हारा पढ़ने का तरीका, तुम्हारा जीवन दर्शन, तुम्हारा व्यवहार, शपथ 4 लेनी ही लेनी कि मैं पढ़ूंगा, मैं ध्यान करूंगा, मैं योग करूंगा और मैं अपने मां बाप का सम्मान करूंगा। ये 4 शपथ लेनी ही लेनी कि मैं योग करूंगा, मैं ध्यान करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा और मैं अपने मां बाप का सम्मान करूंगा। तो आज टीपू सुल्तान पर अपना होमवर्क करो,